सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, साथ में इस बेल को ऐसा बजाइए कि दोबारा बजाने की आपको जरूरत ना पड़े। हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी कि जो आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, लेकिन हम लोग इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है टफ टॉपिक था। ओके, और लास्ट में जो है हमने क्विज इंक्लूड किए है, तो वो क्विज के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। जिसके आंसर सबसे ज़्यादा सही होंगे या पूरे आंसर जिसके सही होंगे, उसका नाम जो है मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। और अगर आप हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेरी सारी वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ओके, तो भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत देखे थे, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने मूव करा था, जिसमें हम लोग ने तीनों जो युग हैं, तीनों जो काल हैं, उसको अच्छे से देख लिया था। देन हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में आए थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अच्छे से देखे थे हम लोग। देन हम लोग आए थे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक चला था, तो इसमें हम लोगों ने महाजनपद काल, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को डिटेल में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मौर्योत्तर काल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये वाला जो काल रहेगा वो 184 ईसा पूर्व से लेके 319 ईसा पूर्व तक चलेगा। अब देखिए, ईसा पूर्व नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ ईसवी। अब देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर वो फेस आएगा जब जीरो भी हुआ होगा। मतलब जीरो के बाद क्या होगा, हम लोग ईसा पूर्व से डायरेक्ट जो है ईस्वी में जंप करेंगे, यानी कि जो बीसी से डायरेक्ट हम लोग एडी में जंप करेंगे ये वाले काल में। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है ये, और बहुत ही मज़ेदार भी, इंटरेस्टिंग है। और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको इस काल में बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारी शैली देखने को मिलेगी, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, और बहुत सारे जो साहित्य हैं, संस्कृत का जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो इसी काल में हुआ था। और आप लोग देखते हैं, स्मृति का नाम सुना होगा, मनुस्मृति सुने होंगे, और बहुत सारे पुराण इसी के टाइम में आए थे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये जो पूरा काल था, ये 200 ईसा पूर्व से लेके हमारे 300 ईस्वी तक चला था। अब आप देखिए, बहुत सारी बुक में जो है ये जो है आंकड़ा अलग होता हुआ देखेंगे। देखिए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा आते भी नहीं है कि ये काल किस किस समय तक चला था। ओके, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अनेक विद्वानों के अनुसार ये जो मौर्योत्तर काल है, इसको अंधकार का युग कहा जाता है। मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है वो अभी आपको मालूम चलेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंधकार का युग किसे कहा जाता है, तो वो मौर्योत्तर काल को कहा जाता है, पोस्ट मौर्यन पीरियड को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? देखिए, अंधकार युग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्रोतों की, सोर्स की बहुत कमी देखने को मिलेगी, और ये दो साम्राज्य के बीच का जो है अवसान का काल है। देखिए, अवसान थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव वर्ड है, आप ये समझ सकते हैं, जो हमारा मौर्य साम्राज्य और जो हमारा गुप्त साम्राज्य है, उसके बीच का ये काल है, इसलिए उसको अंधकार का युग भी कहते हैं। इसमें बहुत कम हमको सोर्स देखने को मिलते हैं। पहली बार जो है मौर्योत्तर काल में जो है लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर हम लोग बात करें पहली बार लेख युक्त सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो वो हमको मौर्योत्तर काल में प्राप्त हुए हैं। इस काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत व दक्कन से, दक्कन का पठार जो है वहाँ से, पूर्वी भारत जो हमारा पूरा ईस्ट वाला इंडिया है वहाँ पे, मध्य भारत जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है हमारा, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये हमारा मध्य भारत में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है स्थानीय राजवंशों का उदय हो गया था, जैसे शुंग वंश थे, कर्णम वंश थे, सातवाहन वंश थे। ओके, और जो उत्तरी पश्चिमी भारत में मध्य एशिया से कुछ विदेशी राजवंश आए थे, जैसे कि हिंद यवन, इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं हम लोग, और शक वंश और कुषाण वंश। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो मौर्योत्तर काल है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। आप लोग को मालूम है कि जो मौर्य साम्राज्य था, लास्ट टाइम में मैं उसके पतन के कारण आपको अच्छे से बताया था। तो जब ये मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, तो उस समय जो भी स्थानिक राज्य थे, जो प्रोविजन थे, वो क्या हो गए थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो मतलब अपने आप को एक आजाद राष्ट्र घोषित करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से जो है आपको ओरिजिनल जो है वंश देखने को मिलेंगे, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो ये जो है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया था। शुंग वंश की अभी अलग हिस्ट्री है, मैं अभी आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद जो है इसी में वही विदेशी आक्रमण भी हुए थे। ये देखिए, ये काफ़ी इतना कॉम्प्लिकेटिव है क्योंकि आपको इस टाइम में बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। जैसे कि देशी शासक कौन कौन से थे, विदेशी शासक कौन कौन से, क्योंकि आप इनको मिक्स होते हुए दिखेंगे, इनका जो समय काल है वो मिक्स होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं शुंग वंश का बोलूं तो मतलब देशी शासक के, कण्व वंश का, सातवाहन वंश का और चेदी वंश का, तो ये कौन से हैं, देशी शासक है। लेकिन अगर हम लोग विदेशी शासक में इंडो ग्रीक आ जाएंगे, शक आ जाएंगे, पार्थियन आ जाएंगे, कुषाण आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुंग वंश की। तो देखिए इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। एक्चुअली जो बृहदत्त था लास्ट मौर्य साम्राज्य का एम्पायर, ये उसका सेनापति हुआ करता था, कमांडर हुआ करता था। तो इसने क्या करा था, अपने जो शासक थे, राजा थे बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी थी और एक नया वंश बसाया था, वो था शुंग वंश। ओके, तो इसका कार्यकाल था 185 से लेके 71 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ओके, और ये जो था ये ब्राह्मण राजवंश से बिलोंग करता था। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वो ब्राह्मण था, इसलिए जो है उसने उसका विरोध करा था, फिर उसकी हत्या करी थी, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो डोमिनेंट था, या कहते हैं कि वो जो था वो बौद्ध धर्म को ही अपना राज्य धर्म घोषित किया हुआ था। इसलिए जो है ये चिढ़ा हुआ था, क्योंकि ब्राह्मणों को काफी हद तक जो है बाइकआउट कर दिया गया था मौर्य साम्राज्य से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए जिसने क्या करा था, मगध में पहली बार जो है प्रशासन किया था, ये ब्राह्मण राजवंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने मगध पर क्या करा था, पहली बार प्रशासन किया था। पुष्यमित्र शुंग जो है राजा बनने के बाद जो है सेनापति कहलाए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा बनने के बाद सेनापति कौन कहलाए थे, तो वो कहलाए थे पुष्यमित्र शुंग। देखिए इसके शासनकाल में जो प्रथम यूनानी आक्रमण हुए थे, प्रथम यूनानी आक्रमण इसी के शासनकाल में हुए थे। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। तो यहाँ पर आप ये मैप में देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये शुंग साम्राज्य है, उसका शुंग एम्पायर है। इसमें उज्जैन आपका आ जाता है, सकेता आ जाता है, कपिलवस्तु आ जाता है, पाटलिपुत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मौर्य साम्राज्य पूरे इंडिया में फैला था, वो जब शुंग वंश आया तो वो सिर्फ इतने में ही समिट करेगा। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैप में भी आप इसको देखते रहा करिए। मौर्य काल में जो है प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस की नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ये केवल जो है ब्यास नदी तक ही आया था। ब्यास नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है पूर्वी भारत की विजय इसकी जो सेनापति मिनेंडर ने की थी। ठीक है, जो पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत की जो विजय इसके सेनापति मिनेंडर ने करी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। ओके, बौद्ध द्रोही किसको कहा गया है, तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का जो है अत्यधिक विकास हुआ था। तो संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास कहाँ हुआ था? शुंग के काल में ही हुआ था। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से देख लेनी है। जैसे पुष्यमित्र शुंग का जो दरबारी कवि थे वो महर्षि पतंजलि थे, जो कि संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, और जिन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था, जो कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी था उसकी एक व्याख्या थी महाभाष्य। ओके, ये पतंजलि वही है जो बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रखा है ना, वही वाले पतंजलि है, महाभाष्य। ठीक है, और बात करें कि शुंग काल में ही जो है मनुस्मृति की रचना करी थी। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है मनुस्मृति की, स्मृति क्या होती है? किसी का स्मरण करना, किसी स्मरण में जो है उसकी पुस्तक लिखना। मनु पहले हो गए थे, उन्होंने जो चीज़ कह गई थी, जो जिस तरह से प्रशासन चलाया था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने जो है समाज को जो है 4 वर्णों में डिवाइड करा था कि ऐसे ऐसे इनका वर्क रहेगा। तो उनके स्मरण में उन्होंने क्या क्या किए गए थे, तो उसकी स्मरण में एक स्मृति लिखी गई थी जिसका नाम था मनुस्मृति। ये मनु ने नहीं लिखी थी, उनके स्मरण में उनके जो फॉलोवर हैं उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मनुस्मृति की रचना हुई थी किस काल में? इसी काल में हुई थी। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था, जो इसके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, 2 इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने सांची व भरूच स्तूप का विस्तार व अलंकरण करवाया था। बेसनगर देखिए, बेसनगर अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास ही है। विदिशा 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ विदिशा को ही जो है बेसनगर बोला जाता है। तो वहाँ पर आपको बेसनगर अभिलेख देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या मिलता है, ये तक्षशिला के यूनानी राजा थे एंडियाकिड्स ने जो है हेलियोडोरस को जो है अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा था। और जो हेलियोडोरस यहाँ आकर उसने भागवत धर्म को स्वीकार किया था और भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करी थी। तो आप जब जाएंगे तो गरुड़ ध्वज आपको वहां पर देखने को मिलेगा बेसनगर विदिशा साइड में। ठीक है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने कालिदास का प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्नि मित्रम का नाम सुना होगा। तो ये जो मालविकाग्नि मित्रम है ये किस पर बेस्ड था? तो ये जो एक स्टोरी है, ये नाटक है, ये पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी या कह दो लवर थी, वो थी मालविका। तो आप लोग इन दोनों का नाम मिला लेंगे, मालविका और अग्निमित्र, तो मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा। तो जो कालिदास की ये नाटक थी, ये जो पुष्यमित्र शुंग था उनके बेटे पर आधारित थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कण्व वंश के बारे में। तो इसके बाद कण्व वंश आया था। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था और इसके अमात्य थे शिमुक ने इसकी हत्या करके जो है कण्व वंश का जो है अंत कर दिया था। आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पूरा एरिया, जोग्राफिकल एरिया देख लेंगे आप लोग यहाँ पर है। ठीक है,
और ये जो है आपको लगभग जो है 45 साल तक जो है ये चली थी, ये वंश चला था। इसमें वासुदेव, भूमिमित्रा, नारायण और सुषुमन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रमुख रूरल थे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा इवेंट नहीं हुए थे। ओके, बात करते हैं सातवाहन वंश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो शासनकाल था वो 335 ईसा पूर्व से लेकर 1000 बीसी तक चला था। ठीक है, ये बीसी नहीं है, एक तरीके से ये एडी है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लिया था, करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो सातवाहन काल है, ये आपको यहाँ पर इतना एम्पायर दिख रहा होगा महाराष्ट्र साइड, तो इसमें हम लोग जो है हमारा जो बीसी है, बीसी से लेके हम लोग जो है डायरेक्ट एडी में जंप कर लिए थे, मतलब ईसा पूर्व से हम लोग ईसवी में आ गए थे ये वाले सातवाहन वंश में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कंफ्यूज करेगा, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है यहाँ पर पढ़ा 72 बीसी से लेके 27 बीसी तक, और यहाँ पर फिर एकदम से हम लोग और पीछे कैसे चले गए। तो देखिए ये जो है 235 बीसी पूर्व जो इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, तो ये जो इस वंश का संस्थापक था वो सिमुक था, जबकि कण्व वंश में हम लोगों ने देखा कि इसकी जो हत्या करी थी अंतिम शासक की, वो सिमुक ने ही करी थी। वो तो यहाँ के कार्यकाल और इसके कार्यकाल में इतना डिफरेंस क्यों आता है। अब देखिए ना, आपको यहीं पर थोड़ी सी लेकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सी बुकों में देखा, सब में अलग अलग लिखा है, तो मैं कैसे बता दूँ किससे ये सही है ये सही है। तो विकिपीडिया में भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर 100 ईसा पूर्व से देखने को मिलेगा, और सेकेंड जो सेंचुरी थी हमारी ईस्वी की, वहाँ तक ये कार्यकाल चला था। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से क्या तक चला था, इस टाइम में कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट हुए थे वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ तक चला था। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरा साम्राज्य देख लेना है इसका, ये जो है हमारा सातवाहन साम्राज्य है। ओके, ये सातवाहन एम्पायर है, आपको ध्यान रखना है। तो सातवाहनों का जो मूल क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था, बाद में जो है आंध्र प्रदेश में ये इन लोग बस गए थे, यहाँ से आंध्र प्रदेश में बस गए थे, और यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण जो है इनको आंध्र भृत्य कहा जाता था। ठीक है, तो आंध्र भृत्य किनको कहा जाता था, सातवाहनों को ही कहा जाता था। सिमुक की मृत्यु के बाद जो है इसका छोटा भाई कृष्ण काना शासक बना था, और इसके बाद कृष्ण का पुत्र जो है सतकर्णी प्रथम शासक बना था। तो सतकर्णी जो है प्रथम शासक, सतकर्णी प्रथम इसका शासक बना था। तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो देख लेते हैं। सतकर्णी प्रथम जो था ये सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागानिका, का जो नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, और जिसमें सतकर्णी प्रथम की जो है उपलब्धियां बताई गई हैं। जो नानाघाट अभिलेख है इसमें सतकर्णी प्रथम को जो है महान विजेता व महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जो सतकर्णी ने इन यज्ञों के उपलक्ष्यों में ब्राह्मणों को दुष्यदान यानी कि जो मुद्रा है, मुद्रा के साथ साथ जो है भूमिदान भी किया था, और ये भूमिदान की प्रथम अभिलेख प्रमाण है। जो भूमिदान है उसके प्रथम अभिलेख प्रमाण कौन से हैं, वो यहीं पर है, नानाघाट अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं कि जो सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो इसकी पत्नी थी नागानिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्ति श्री व वेद श्री के नाम से जो है शासन किया था, और ये जो है प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में जो है कार्य किया था। ठीक है, प्रथम महिला शासिका के रूप में कार्य किसने करा था, वो इसकी पत्नी थी नागानिका। ओके, हॉल के बारे में बात करें, हॉल जो था अगला शासक था। ठीक है, हॉल वो वाला हॉल नहीं है, रूम वाला हॉल नहीं। ओके, तो इस अंधकार युग में जो है 17 राजा हुए थे, जिनमें से राजा हाल भी थे। और पुराणों के बारे में बात करें तो राजा हाल जो था एक विद्वान राजा था, जिसने जो है प्राकृत भाषा गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना करी थी प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद आए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो कोई भी प्रोनाउंस कर लो, आपको समझ में आना चाहिए बस। इसके आगमन से जो है सातवाहन वंश का जो है अंधकार युग जो है समाप्त हो गया था। तो अंधकार युग कब समाप्त हो गया था, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उसके आने के बाद। देखिए, शकों के जो है 6 रात्र वंश जो था वो राजा नहपान से जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो है भीषण संग्राम हुआ था, और इस युद्ध में जो है नहपान पराजित हुआ था और मारा गया था। ठीक है, जो नहपान था वो क्या था, पराजित हुआ था और मारा गया था। वो किससे था, वो 6 रात्र वंश से था। गौतमी पुत्र जो सतकर्णी ने नहपान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, इसलिए जो है 6 रात्र वंश का जो है विनाशक कहा जाता है। इसको 6 रात्र वंश का विनाशक किसे कहा जाता है, तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा स्थापित करी थी। तो अभी हम लोग छात्रावास वंश को थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, शॉर्ट में देख लेंगे, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, महर्षि गौतमी ने जो है नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसकी विजय घोड़ों ने तीनों समुद्रों का जो है पानी पिया था, और इसकी विजय पताका अपराजेय थी। ओके, इसकी विजय पताका कैसी थी, अपराजेय थी।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले शासक के बारे में। तो वरिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण करी थी। तो दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? वरिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। ओके, वरिष्ठ पुत्र पुलमावी ने जो है नवनगर नामक नगर बसने के उपलक्ष्य में जो है नवनगर स्वामी की उपाधि धारण करी थी, और इसने जो है अमरावती के जो है स्तूप का आकार वर्धन कराया था। इसके बाद आता है यज्ञश्री शतकर्णी। यज्ञश्री शतकर्णी ने सातवाहन के अंतिम वह महत्वपूर्ण राजा था, और इसने जो है शकों को पराजित किया था, और पुनः वो अपने पूर्वजों के राज्य को स्थापित करा था, या राज्य को प्राप्त किया था। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो पुलमावी चतुर्थ था, और सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, और इस समय जो है व्यापार का केंद्र थी। तो इस क्या हुआ था, अभी देखिए, अभी आप जब शक को पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पर ये जो है ना सातवाहन नहीं देखने को मिलेंगे। शक जो है उनका अटैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये वापस जो है शक को पराजित कर देता है और फिर से सातवाहन वंश को जो है स्थापित कर देता है। ठीक है, ओके। जो सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्धों को जो है भूमिदान दिया गया था, और यहीं से जो है भूमिदान की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी, और इससे जो है सामंतवाद का जन्म माना जाता है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए भूमिदान की प्रवृत्ति कब से शुरू हुई थी? वो यहीं से शुरू हुई थी, और यहीं से जो है सामंतवाद का जो है जन्म माना जाता है। ओके, सातवाहन जो था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि जो महिलाओं की स्थिति वो काफ़ी अच्छी थी, आपको ध्यान रखना है। और इस वंश में जो है महिलाएं पति के पद नाम को धारण करती थी। तो पति के पद के नाम धारण करना कब से स्टार्ट हुआ? तो वो इसी काल से स्टार्ट हुआ था। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन कौन से थे? तो चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पोटीन के सिक्के, जो कि घटिया चांदी के सिक्के हुआ करते थे, सीसा यानी कि शीश के सिक्के जो हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सिक्के भी यहीं से शुरू हुए थे। इसके बाद जो चेती या चेता डायनेस्टी आती है, ठीक है, इसको कलिंग में बोलते हैं। जो कलिंग था वो भी उसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। आपको मालूम है ना, लास्ट टाइम जब मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था तो अशोक ने लगभग अपनी पूरी सेना लगा दी थी कलिंग को जीतने के लिए। तो कलिंग जब वो कमजोर पड़ा मौर्य साम्राज्य, तो उसने अपने आप को फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया। ओके, तो इसमें आपको क्या देखना है, ये जो चेती डायनेस्टी वाज बिलीव्ड हैज फाउंडेड बाय द महामेघवहाना। ठीक है, तो महामेघवहाना ने जो इसको फाउंडेड दोबारा स्थापित करा था। ठीक है, और जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें जो है खरवेल में ऑफ द कलिंग रूलर गिव डिटेल अबाउट द चेदिस। तो उसमें जो है कलिंग रूलर के बारे में डिटेल में बताया गया है। ओके, खरवेल जो थे वो खरवेल में जो है हमारा अभिलेख है, तो वो जो है बताता है कि ये जैनिज्म के फॉलोवर थे। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे विदेशी आक्रमणकारी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े वो हमारे देशी शासक थे। अब हम लोग विदेशी शासक को पढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे विदेशियों ने यहाँ पर हमारे इधर हमला करा था। तो सबसे पहले आते हैं हिंद यवन इंडो ग्रीक। यवन मतलब ये देखिए, यवन भी लिखा रहा है, हिंद यवन लिखा रहा है, या इंडो ग्रीक लिखा रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो मौर्योत्तर काल में जो यूनानी भारत में बैक्टीरिया और जो हमारे हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से जो है भारत में आए थे। देखिए आपको देखना, बैक्टीरिया वो वाला साइंस वाला बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया यहाँ पर आपको ये जगह दिखेगी, ये वाला एरिया जो है बैक्टीरिया कहलाता है। तो ये जो पूरा एरिया था ये बैक्टीरियन किंगडम था, ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम। ओके, तो यहाँ से जो है ये आक्रमणकारी हमारे इंडिया में आए थे। इंडिया में आके इन लोगों ने अटैक करा था। अभी कौन कौन से आए थे अभी आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और यहाँ पर ही आपका हिंदुकुश पर्वत जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। बात करें, सबसे पहले जो वंश आया था वो था यूथिडेमस वंश। तो यूथिडेमस वंश का जो संस्थापक था वो यूथिडेमस था, जो कि 212 में जो है ईसा पूर्व में जो है बैक्टीरिया का गवर्नर बना था। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद जो है डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना था। ठीक है, तो डेमेट्रियस के बारे में बात करते हैं। देखिए इनके नाम थोड़े अजीब अजीब लगेंगे, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए, पता है इतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नोट्स भी बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है, सब PDF में दे दूंगा। उसके हिसाब से आप जो जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के वीडियो बना लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके, तो डेमेट्रियस जो है बैक्टीरिया का पहला संपन्न शासक हुआ था। मौर्य काल में जो है प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद जो आया था मिनेंडर आया था। देखिए मिनेंडर इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों है। मिनेंडर डेमेट्रियस का सेनापति व दामाद था। और तो किसका सेनापति था? ये डेमेट्रियस का सेनापति था और दामाद भी था। बौद्ध ग्रंथ में जो मिलिंद पानों से ज्ञात होता है कि जो मिनेंडर की राजधानी थी वो शाकल थी। तो देखिए जो मिलिंद पानों की ग्रंथ की जो रचना करी थी वो नागसेन ने करी थी। एक्चुअली जो ये जो मिनेंडर है, ये मिलिंद पानो है, ये मिनेंडर और जो नागसेन है इनके बीच के क्या क्या वार्तालाप है उसके बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है।
तो देखिए जो मिनेंडर पहला यूनानी शासक था जो कि भारत में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करा था। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला ऐसा कौन सा यूनानी शासक था जिसने भारत में आके बौद्ध धर्म को ग्रहण करा था, तो वो था मिनेंडर। ओके, ध्यान रखना है आप लोग को। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटो प्रथम। तो मिनेंडर की मृत्यु के बाद जो है स्ट्रेटो प्रथम जो है शासक बना, और इसकी भी मुद्राएं जो थे मथुरा से मिली हैं हम लोग को। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो हिप्पेट्रेटस था। ओके, देन बात करते हैं हम लोग जो यूक्रेटिडिस वंश है उसके बारे में। तो 167 ईसा पूर्व में आपको एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति जो है यूक्रेटाइटिस देखने को मिलेगा। तो ये बैक्ट्रिया में विद्रोह किया था इसने, और इसने जो है यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना करी थी। ओके, यूक्रेटाइटिस जो की मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र हेराक्लिस शासक बना था। हेराक्लिस के बारे में देख लेते हैं। हेराक्लिस के समय जो है बैक्टीरिया पर शकों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, बैक्टीरिया वही वाला एरिया आपको बताया ना मैंने, पाकिस्तान से ऊपर वाला एरिया जो है, और अंततः जो है पराजित हुआ था। हेराक्लिस भारत में जो है यूक्रेटाइटिस वंश की सबसे महान शासक हुआ था। आपको ध्यान रखना है सबसे महान शासक कौन रहा था, हेराक्लिजी रहा है। ओके, इसके बाद बात करते हैं एंटियाक्लिड्स। तो इसने जो है हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर जो है भागभद्र के दरबार में भेजा था, और जो भागवत धर्म का अनुयायी था। तो इस वंश का जो अंतिम ज्ञात शासक था वो था हर्म्यूज। तो आपको ध्यान रखना है हर्म्यूज। ओके, बात करते हैं शक वंश के बारे में। तो इसके बाद जो है शक वंश आया था। तो शक वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 90 BC से लेकर आए 1 ईस्वी तक। ठीक है, फर्स्ट ईस्वी तक। देन बात करते हैं इसको देखिए स्केटियंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना काल देखेगा, ऊपर से जो पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वाला एरिया, यहाँ से थोड़ा सा हमारा ऊपर वाले एरिया हिंदुकुश की पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए शक मध्य एशिया के जो जेकार्डिस प्रदेश के निवासी थे। तो जेकार्डी प्रदेश के इन लोग निवासी थे, आपको ध्यान रखना है। और चीनी ग्रंथों में इन्हें जो है सही नाम से जो है संबोधित किया है। सही मतलब कौन है, वो शक है। ठीक है, तो चीनी ग्रंथों में इसका प्रस्तुत किया हुआ है। ओके, देन बात करते हैं चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मंगोलिया में 2 खानाबदोश जातियाँ थीं, हुंगनू और यूची। तो 176 ईसा पूर्व में ये आपस में संघर्षरत थे। शकों के जो भारत आने के 2 मार्ग थे। एक तो था सिंधु नदी की घाटी जो कि उत्तरी मार्ग था, दूसरा था ईरान जो कि दक्षिणी मार्ग था। तो तक्षशिला के शक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मोग मावेज ये भारत का प्रथम शासक था जो कि भारत में प्रथम शक विजेता था। ओके, और इसके अभिलेख मोग अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो मोग राजा ने जो है मोग संवत का प्रचलन किया था। तो मोग संवत का प्रचलन मोग राजा ने करा था। ओके, ध्यान रखना है। इसके बाद वही छत्रहार वंश जिसके बारे में अभी हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। तो महत्वपूर्ण शासक इसका भूमुक था। इसकी केवल मुद्राएं हम लोग को प्राप्त होती हैं, ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसे छत्रप की उपाधि से संबोधित किया गया था। इसके अंतर्गत जो गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र वाले आ जाएंगे। ये नापाल इस वंश का जो है सबसे महान शासक हुआ करता था। इसकी मुद्राएं जो है आपको महाक्षत्रप की उपाधि मिलती हैं। ओके, तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सुन लीजिए, देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है करदामक वंश आया था। करदामक वंश का संस्थापक जो था यशोमितक था। ओके, मेरे नाम से याद रख सकते हैं, यश के नाम से यशोमितक। इसके बाद रुद्रदामन आए थे। रुद्रदामन जो थे इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। ओके, और ये कुछ समय तक जो है अपने दादा चेस्टन के साथ मिलकर जो है शासन किया था, और इसकी द्विराज्य शासन प्रणाली कहते थे। देखिए इसी को जो है द्विराज्य शासन प्रणाली किसको कहते थे, जो अपने दादा चेस्टन के साथ मिलकर जो है शासन किया करता था। तो द्विराज्य शासन प्रणाली इसको कहा जाता था। रुद्रदामन की उपाधियों का वर्णन उसके जूनागढ़ अभिलेख में है, और जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और प्रथम अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो इसके समय जो गुजरात सौराष्ट्र जो कि वर्तमान समय में गुजरात है, इसमें जो है सुदर्शन झील टूट गई थी, और ये अपने अमात्य जो सुबा शाक की जो है देख रेख में इसने जो है जीर्णोद्धार यानी कि दोबारा उसको बनवाया था, और इसे जो है रुद्रदामन ने अपने निजी धन खर्च से किया था। मतलब अपने निजी धन खर्च से उसने दोबारा उसको बनवाया था सुदर्शन झील को। इस वंश का जो अंतिम शक राजा था वो रुद्र सिंह तृतीय था। लगभग 388 ईस्वी में जो है इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके शक राज्य को जो है गुप्त राज्य में मिला दिया था। और इस युद्ध के पश्चात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस युद्ध के बाद ही करी थी, शकों से युद्ध के बाद। तो यहाँ पर आप लोग पूरा वही किंगडम देख सकते हैं, ये पूरा जो है शक था, इसको इंडो स्केटियन किंगडम भी कहते हैं यहाँ का। तो ये तो एक विदेशी शासक थे।
देन बात करते हैं पार्थियन के बारे में। तो ये इसको जो है हम लोग पल्लव वंश भी कहते हैं। ये इसमें जो है ईरानियन पीपल थे। तो ये जो पार्थियन था ये पूरा आपको इतना एरिया है, इतना एरिया कवर करा था इन लोगों ने। हमारे इंडिया में भी आ गए थे, गुजरात साइड, थोड़ा सा राजस्थान साइड है। ओके, तो जो गोंडा पेरेंट्स था वाज द ग्रेटेस्ट द पार्थियन रूलर। तो मतलब ये एक फेमस रूलर था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और बात करें जो एस टी थॉमस था, सैड हैव द कम इंडिया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द क्रिश्चियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गोंडा फेस। तो मतलब इसने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया था। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा मतलब विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर ये जो सेंचुरी से 30 सेंचुरी से लेके 350 सेंचुरी तक चला था। और जो जैकजॉटिस प्रदेश में जो है दीर्घ यूची 5 शाखाओं में विभाजित था। और जिसकी एक शाखा का नाम क्या था, कुई ई सुआंग। तो नाम थोड़े वही चाइनीज़ वाले हैं, थोड़े अजीब से, तो आप समझ लीजिएगा। भारतीय ग्रंथों में जो है कुषाणों को जो है ऋषक कहा गया है। तो भारतीय ग्रंथों में कुषाणों को क्या कहा गया, ऋषक कहा गया है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजला कडफिसेस था, जो कि बैक्टीरिया का केंद्र बनाकर शासन करा था। तो बैक्टीरिया को उसने केंद्र बनाया था और शासन करा। तो कुषाण एम्पायर आपको बहुत काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। इस काफ़ी समय तक हमारे इंडिया में रहते, वो इंडिया में काफ़ी सारे डेवलपमेंट करे थे। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे बिहार से लेके पूरा अपना उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब कवर करके बैठे थे। ओके, तो बिम कडफिसेस इसके बाद आया था। तो बिम कडफिसेस कुषाण वंश का पहला शासक था, जिसने जो है भारतीय क्षेत्रीय गंधार, पंजाब, मथुरा की विजय करी थी। और इसका भीम कडफिसेस भारत में जो कुषाण वंश का संस्थापक था। और इसे तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव और नदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ जो है महेश्वर शब्द अंकित इसने करा। तो ये तो गलती से रिपीट हो गया। ओके, तो इसको आप छोड़ दीजिए। देन बात करते हैं, इसका जो सबसे प्रमुख शासक रहा है वो कनिष्क रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनना। बिम कडफिसेस के बाद जो है कनिष्क शासक बना, जो कि इस वंश का सबसे महान शासक था, क्योंकि इसकी राजनीति जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थी काफ़ी सारी। कनिष्क के राजारोहण की तिथि को लेकर जो है विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश जो है 78 ईस्वी मानते हैं कि 78 ईस्वी में जो है इसका राजारोहण हो गया था। और 78 ईस्वी में कनिष्क के राजारोहण से एक संवत कनिष्क संवत जो है और शक संवत का जो है प्रारंभ हुआ था। ये संवत भारत में जो है कैलेंडर पर आधारित है। आप लोग देखते हैं ना, जो हमारा कैलेंडर है वो क्या है, शक संवत ही है ना। आपने विक्रम संवत, शक संवत सुने होंगे। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है विक्रम संवत और संवत और शक संवत। ठीक है, विक्रम संवत जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 57 ईसा पूर्व में। आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विक्रम संवत है और शक संवत है, इन तीनों के इनमें कितना अंतर है, तो वो है 135 वर्ष का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, वर्तमान में विश्व स्तर पर तिथि व वर्ष के लिए जो है ग्रोगरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में कैलेंडर से जो है आप लोग 57 जोड़ेंगे और जोड़ देने पर जो विक्रम संवत है, अगर देखिए आपने क्या जोड़ दिया 2018, मान लीजिए आप 2018 में या 2020 में जोड़ देंगे 57, तो हम लोग जो है 2075 आ जाएगा। ठीक है, 2018 में 57 जोड़ेंगे तो 2075 आ जाएगा। और अगर हम लोग 78 घटा देंगे, ओके, क्योंकि 78 में जो है हमारा शक संवत स्टार्ट हुआ था। ओके, तो 78 अगर हम लोग 2018 में घटा देंगे तो हमको 1940 प्राप्त होगा। ओके, तो हम लोग फिर ये जो 2075 है और 2000 मान लीजिए ये 2075 है, 2075 में से हम लोग जब 1940 को माइनस करेंगे तो हमारा जो विक्रम संवत और शक संवत, इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 135। ठीक है, या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि जो आपका ये विक्रम संवत है और जो आपका शक संवत है 78 का, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी जो आ जाएगा आपका 135 आ जाएगा। ठीक है, तो विक्रम संवत और इसके संवत के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत होती हो, मेरे लेक्चर में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो, कोई सा शब्द नहीं समझ में आता हो, देखिए अपना चैनल बिल्कुल ओपन है, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है। आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूं, क्योंकि अपन लोग बिजी आदमी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करा करिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए अभी हम लोग, हमारा जो चैनल है ना बहुत छोटा है, अगर आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा और अपना चैनल भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप अपना मानिए, ऐसा नहीं मानिए कि मैं ही चैनल को चला रहा हूँ। आधी मेहनत में कर रहा हूँ, आधा सपोर्ट आप करिए, जिससे हमारा चैनल अच्छा ग्रोथ होगा। जिस दिन ग्रोथ हो गया फिर तो हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियाँ, कनिष्क साम्राज्यवादी विचार का शासक था। और बात करें जो कनिष्क के समय जो है 3 बड़े साम्राज्य, चीन, पार्थियन, ईरान और जो रोम थे। और चीन व पार्थियन के साथ जो है शत्रुता
पूर्ण जो है इनके संबंध थे, जबकि रोम के साथ जो है मैत्रीपूर्ण आपको संबंध देखने को मिलेंगे। प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो कनिष्क चीन के हान वंश के शासक होती की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था और उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने जो है चीन के शासक के पास जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर राजदूत भेजा था और चीनी शासक ने जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कनिष्क के राजदूत को जो है बंदी बनाकर रख लिया था। ओके, देन बात करते हैं इसी घटना से जो है कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया था और चीनी सेना के शक्तिशाली सेनापति पांचाओं ने जो है कनिष्क को पराजित कर दिया था और कुछ दिनों बाद जो है पांचाओं की जो है मृत्यु हो गई थी। कनिष्क दोबारा पुनः चीन पर आक्रमण कर चीनी सेना को पराजित करके 5 क्षेत्र चीनी जो है वो छीन लिए थे। वो कौन कौन से क्षेत्र थे आपको ध्यान रखना है, काशगर, यारकन, खैतान, करा और कूची। ठीक है, तो ये जो है चीनी तुर्किस्तान भी कहा जाता है इसको। ओके, देन बात करें द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था। पार्थियन का जो पूर्वी क्षेत्र था एरियाना प्रदेश में जो है कनिष्क का अधिकार था। पार्थियाना का जो राजा एरियान प्रदेश को जो है प्राप्त करना चाहता था। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है कनिष्क ने पार्थिया के राजा को पराजित करके एरियाना पर कब्जा बनाए रखा और कनिष्क ने जो है पूर्वी भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में विलय कर दिया था। बात करें कनिष्क का एक अभिलेख जो सारनाथ से प्राप्त होता है। कनिष्क की मुद्राएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से प्राप्त होती हैं, आपको ध्यान रखना है। देन बात करें कल्याण की जो है रास्तरंगिनी पुस्तक है, उसमें उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर के जो है कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया था। कनिष्कपुर जो है नामक बसाया था। इससे स्पष्ट होता है कि उसे उत्तर भारत की विजय इसने जो है उत्तर भारत की विजय की थी। ओके, कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, कनिष्क ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करा था। इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, पेशावर थी। दूसरी राजधानी थी इसकी मथुरा। कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां हम लोग देख लेते हैं। धर्म देखिए, कनिष्क का काल जो है धार्मिक समन्वय का काल माना जाता है। ओके, धार्मिक समन्वय का काल किसका काल माना जाता है? कनिष्क का। इसके समय जो है बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें कनिष्क के हीनयान और महायान दोनों का महत्व दिया था। ओके, कनिष्क ने जो है मध्य एशिया चीन में जो है बौद्ध धर्म का प्रचारक मंडल भेजे थे। और साहित्य के बारे में बात करें हम लोग तो कनिष्क के जो राजकवि जो थे वो अश्वघोष थे। आपको ध्यान रखना है, राजकवि अश्वघोष किसके राजकवि थे? कनिष्क के थे, जो कि एक महान दार्शनिक महान कवि थे, जिसने जो बुद्धचरित और सोरानंद नामक जो है महाकाव्य लिखे थे और सूर्यपुत्र प्रकरण नामक नाटक ग्रंथ की रचना करी थी। बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने जो है शून्यवाद दर्शन की प्रतिपादन किया था। इन्होंने भारत का जो है आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? वो नागार्जुन को कहा जाता था। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने महावीर शास्त्र जो है नामक ग्रंथ लिखा था। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने चरक संहिता नामक जो है चिकित्सा ग्रंथ की रचना करी थी। तो चरक संहिता आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है और आज के वर्तमान में भी जो है वो जो चरक संहिता से मेथड निकाल के यूज़ करी जा रही हैं। आज की जो सर्जरी है, आज की जो मेडिसिन है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। ओके, देन बात करें स्थापत्य कला के बारे में तो कनिष्क ने जो है पुरुषपुर और कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया था और इसमें जो है पुरुषपुर में जो है 13 मंजिल ऊंची यानी कि जो 400 फीट मीनार व टावर का निर्माण करवाया था। देन बात करें मूर्ति कला में तो गंधार शैली, इस शैली में जो विकास है वो गंधार प्रदेश में हुआ था और गंधार राज्य आप लोग को मालूम है अलग महाजनपद था पाकिस्तान साइड। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें जो है इन शैली में जो है यूनानी लेकिन जो है विषय भारतीय था। तो ये जो है यूनान शैली जो थी ये यूनानी थी, ग्रीक थी, लेकिन जो विषय था वो भारतीय था। इस शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इस टाइप की जैसे एक ये मूर्ति है जिसमें आपको करली बाल देखने को मिलेंगे, आई थोड़ी क्लोज देखने को मिलेगी, थोड़ा सा स्माइलीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस कला की जो मूर्तियां हैं वो स्लेटी चूना पत्थर से निर्मित होती थी। मथुरा शैली भी इसी टाइम डेवलप हुई थी। इस शैली का विकास जो है मथुरा के आसपास हुआ था यूपी में। तो ये शैली में जो है शुद्ध भारतीय कला की शैली दिखाई गई थी। और कनिष्क के उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो कनिष्क के पश्चात जो है इसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ की पहचान जुष्क राजा से की जाती है। ओके, देन यहीं तक हमारा जो काल था। अब हमारा पूरा कन्फ्यूजन अच्छे से एक बार और क्लियर कर लेते हैं, एक बार अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन से शासक का क्या क्या समय काल रहा था। शुंग वंश जो रहा था 1885 से लेके 71 BC तक रहा था।
देन हम लोग बात करते हैं कण्व वंश जो कि 72 से लेकर 27 BC तक चला था। देन हम लोग सातवाहन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या हो गया हुआ होगा, तो शुंग वंश के समकालीन जो है सातवाहन वंश जो है स्टेब्लिश हुआ होगा। हर बुक में अलग अलग लिखा है, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। कह सकते हैं कि कण्व वंश के समकालीन जो था शक वंश भी था, शक वंश भी स्थापित हो गया था। इंडो ग्रीक जो आए थे वो आप कह सकते हैं इनके समकालीन थे। फिर चेदी वंश आया था, फिर पार्थियन कुषाण वंश आए थे, ठीक है। तो इन सबको आप लोगों ने देख ही चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और है महत्वपूर्ण, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, मेरे को सिंपल सिंपल है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है हमारी क्विज को स्टार्ट करते हैं। आपको सबके आंसर कमेंट करके बताने हैं, है ना। जिसके आंसर सारे सही होंगे तो उसका जो नाम है मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश के संबंधित थे? तो देखिए आपको इसका आंसर बताना है, ओके। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक की आकृति में समृद्ध है उसे कहते हैं? तो ये बताना है। अश्वघोष किसका समकालीन था? वो बताना है। शक संबंध कब प्रारंभ हुआ था? ये भी बताना है। शक संबंध किस वर्ष से शुरू हुआ था? ये भी बताना है आपको। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पानव, तक्षशिला, तो ये जो है ये किससे रिलेट करती है, इसकी सूची सही जोड़ी आपको मिलानी है। IAS में आया था एग्जाम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये भी आपको बताना है, ओके। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और लास्ट में क्या बोलते हैं वो फॉर्मेलिटी वाला चीज़, तो आप वो सब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।